चाय कैसे, मैं तो ग्रीन टी का टाइम है ये। वो मुझसे खेल रहे थे, तरबियत करना चाह रहे थे। मैंने कहा नहीं जी, अब मैं बहस में लगा हुआ हूं। मैंने कहा नहीं भाई, आपने ग्रीन टी का बोला था। कह रहे यार, मैंने कहा आपने दूध की चाय का बोला। कह रहे यार मैं ग्रीन टी की इस वक्त पीता हूं। मैं बहस पे बहस, बहस पे बहस, बहस पे बहस, मैं नहीं माना। तो वो फिर हंसने लगे ना। मैं बाहर आया तो फिर उन्होंने दूसरे शागिर्द से बोला इसको जाके समझाओ, मुझे पता है मैंने दूध की चाय ही का बोला है, मैं आपकी तरबियत करना चाह रहा हूं। अगर मैं एक बात पे अड़ गया हूं, मैं आपका उस्ताद हूं, मैं आपसे उम्र में 20 साल बड़ा हूं, तो आप बोलो सॉरी। क्या बोलो? सॉरी। चले मुझसे सुनने में गलती हुई होगी, मैं ग्रीन टी बना के ले आता हूं। क्या ख्याल है? कितना टाइम लगेगा इसमें यार? इस गलती पे कोई आपको फांसी के फंदे पे थोड़ी लटका रहे हैं, या कोई आपके खिलाफ फतवा थोड़ी लिख के दे रहे हैं कि इस कमबख्त को मैंने ग्रीन टी का बोला और ये दूध की चाय बना के ले आया, लिहाजा ये दायरे इस्लाम से खारिज है, इसको मदरसे से निकालो, इसको थप्पड़ मारो, इसको उल्टा लटका के चित्रौल लगाओ, इस बदतमीज है। भाई कुछ भी नहीं हो रहा ना। एक बहस करने के बजाय बहस खत्म करने का तरीका ये है कि आप बोल दो सॉरी, मुझसे सुनने में क्या हुई होगी, गलती हुई, खत्म, किस्सा खत्म। भाई आप छोटे बन जाओ और बड़े को क्या बना लो बड़ा। मुझे इससे इतनी इबरत हुई ना, मैंने कहा यार मेरी गलती है। ये वो ड्रामा था जो सोसाइटी में इस्लाह पैदा करने के लिए था। ये भी एक ड्रामा ही रचाया ना उन्होंने। उसका असर क्या हुआ? एक दफा मेरे टीचर से गलती हुई तो हमारे हजरत ने इंक्वायरी करना शुरू कर दी कि गलती किसकी है, शागिर्द की गलती है या टीचर की। अल्लाह की कसम मैंने वो अपने ऊपर डाल दी, क्योंकि मेरे जहन में ये वाकया था कि बड़े की गलती किस पे डाल दो। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही कोई फोश काम किया और आप बोलो मैंने किया। ऐसा नहीं हो कि उसने चोरी की है और आप बोलो आप अपना हाथ कटवा के बैठे। वो छोटी मोटी चीजें जो ऊंच नीच होती रहती है, अब वो मिस्टेक उनकी थी। अब मुझे पता था कि अगर मैंने उन पे डाल दी तो बहुत सख्त नाराज होंगे, तो मैं अपने ऊपर डाल दूं। हम छोटे हैं भाई, बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने सख्ती से पूछा ये आपकी गलती है उनकी गलती? मैंने कहा हजरत मेरी गलती। हजरत ने मुझे डांट लगाई, मुझे थोड़ी देर खड़ा किया सजा में, फिर फरमाया एक टांग पे खड़े हो जाओ। थोड़ी देर एक टांग पे खड़ा किया, फिर बिठा दिया। 2-3 दिन तक तंबी करते रहे, आपने ये क्यों किया, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा आइंदा एहतियात करूंगा। 2-3 दिन के बाद खत्म। गलतियों को भी ज्यादा नहीं खींचना चाहिए ना, हो गई खत्म करो, मिट्टी डालो यार, खत्म। उसके बाद हमारे उन्हीं उस्ताद को ना, जिन्होंने मुझे दूध की चाय का बोला था, उन्होंने फिर अलग से इंक्वायरी की। फिर पता चला गलती मेरी नहीं थी, किसकी थी? वो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। उन्होंने कहा वेल डन। ठीक है। तो सोसाइटी की जब इस्लाह करना चाहते हो तो छोटे को समझाया जाता है यार बड़ा बड़ा किस बात का है, वो छोटी मोटी ऊंच नीच घर में सांसों से हो जाती है, क्या करो, इग्नोर करो। तो ड्रामे ने अगर इस्लाह करनी होती ना, तो सास अगर गलती करती तो बहू को यह समझाया जाता, ये दिखाया जाता कि देखो गलती सास की थी, मगर बहू ने क्या कर दिया, अपने ऊपर डाल। ठीक है, मैं हर सास की बात नहीं कर रहा, बाजें तो बहुत टॉर्चर, हमें भी इस सोसाइटी में पले बड़े हैं, हमें पता है घरों में क्या होता है। तो अगर ज्यादा मसला हो रहा है तो फिर अलग रखो, फिर बीवी को माँ के साथ रखना जायज नहीं है। अगर वो बात सासें पागल कर देती हैं बहुओं को, ताने दे दे के ऐसा मारती है ना, ऐसे यानी तानों से मारती है, हाथ से नहीं मारती। हाथ से मारे ना तो नजर आ रहा होता है। ताने, औरतों के ताने ऐसे होते हैं कि तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है ना, वहां से उनके ताने शुरू होते हैं। वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। बहुएं भी दे रही होती हैं, सासें भी, नंदे भी। इनकी लड़ाइयां ऐसी होती हैं, तुम चंगेज खान की लड़ाइयों को भूल जाओ। तो इसलिए अगर ऐसा कहीं हो रहा है ना तो फिर अलग रखो, अलग। अच्छा, दूसरा काम ये होता, वो ड्रामे में ये दिखाया जाता कि देखो, पहली बात ये, फिर ये दिखाया जाता तो कितना अच्छा होता कि भाई गलती कौन मान ले, बहू। और अगर ऐसा नहीं है कि बहू गलती नहीं मान रही, तो फिर ये दिखाया जाता कि शौहर समझा रहा है, थप्पड़ नहीं मार। उसको समझाया जाता कि इतनी सी बात पे थप्पड़ नहीं बनता है। तो ये जोड़ पैदा करने का जरिया होता। तीसरे स्टेप में अगर शौहर ने थप्पड़ मार भी दिया, गलत किया, तो ऐसे मौके पे ड्रामे में अगर सोसाइटी की इस्लाह करना चाहता ना, तो हरगिज ये नहीं दिखाता कि आगे से रिप्लाई औरत ने किया। वो ये दिखाता कि खानदान के बड़े शौहर को लेके बैठे हैं कि बेटा इतनी बात पे थप्पड़ बनता नहीं है, इससे इस्लाह नहीं होगी। तुम्हारी बीवी के दिल में तुम्हारी माँ की मोहब्बत पैदा होने के बजाय और नफरत पैदा होगी, क्योंकि औरत ये कहेगी मेरा शौहर जो मुझसे नफरत कर रहा है, मुझे मार रहा है, वो मेरी सास की वजह से। तो इससे सास बहू के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, इससे सास बहू के ताल्लुकात क्या हो जाएंगे, खराब। तो ये दिखाते कि इस तरह समझाया जा रहा है।
वो इंसान का बच्चा होगा तो खोपड़ी में उसके आ जाएगा। और अगर फिर भी उसने थप्पड़ लगा दिया, इस तरह औरत को, शौहर को समझाया जाता, और औरत को क्या समझाया जाता कि औरत मर्द पे कभी भी हाथ नहीं उठाती। उसने किया, गलत किया, हम खानदान के बड़े उसको समझाएंगे, पिठाएंगे कि ऐसा दोबारा मत करना। बेटा तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम शौहर पे हाथ उठाओ, वो सरबरा है। कभी देखा कि किसी ने सरबरा पे हाथ उठाया हो? उसकी क्या हैसियत रहेगी 2 टके की? सिवाय तलाकों के कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जब तलाक होके ये औरत जाएगी ना, तो आप क्या समझते हो, उसको कोई बहुत अच्छा आदमी मिल जाएगा जो आइंदा कभी हाथ नहीं उठाएगा इसके ऊपर? ये तो पसंद की शादी थी जिसमें ये हो गया। तो जब सवाब की नीयत से शादी होगी, खाली सिर्फ तलाक याफ्ता से कर रहा है, सिर्फ सवाब की नीयत से, उसका क्या हाल होगा? सिवाय घरों को तोड़ने के, बर्बाद करने के कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। मर्द कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि औरत उसके ऊपर हाथ उठाए, उससे उसके दिल में 2 टके की हैसियत नहीं रहती। वो फिर जान छुड़ाएगा, बोलेगा एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करो, जिम्मेदारियां ना उठाओ इसकी। और हो रहा है, इसका नुकसान एंड में औरत ही को होना है। तभी जो खानदानी लोग जो बेटियों का घर बसाते हैं ना, वो अपनी बेटियों को हमेशा समझाते हैं, बेटा शौहर की ऊंच नीच को तुमने घर बसाने के लिए बर्दाश्त करना है। अपना बता रहे होते हैं कि हमने बर्दाश्त किया तो आज हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं ना, सिर्फ जबानी नहीं कर रहा, अपने बच्चों के लिए भी हमने यही लॉ बनाया हुआ है। हम भी बेटियों वाले हैं, दामादों वाले हैं, हमने भी यही लॉ बनाया हुआ है कि थोड़ी ऊंच नीच हो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, आपकी जिंदगी अपने ससुराल से वाबस्ता है। शौहर कभी गुस्से में होता है, कभी नॉर्मल मूड में होता है, घर बसाने के लिए ऊंच नीच को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये चीजें दादियां नानियां सिखाया करती थी, और आज मीडिया ने वो सारी सदियों की तहजीब की ऐसी की तैसी कर दी। ये चंद क्लिप छोटे छोटे चल रहे होते हैं, ऐसी आग लगा रहे होते हैं सोसाइटी में, इनको पता नहीं कि इनके अपने घर तो बसे नहीं होते, इनकी अपनी जिंदगी क्या होती है। इनको ना शौहर की मोहब्बत मिलती है, इनको ना बाप की मोहब्बत मिलती है। बापों से बदतमीजियां इतनी की हुई होती हैं कि बाप भी इनको अपनी बेटियां नहीं समझ रहा होता। ये सिर्फ मीडिया पे आके होते हैं, बाप बेटी में इतना अच्छा रिलेशन, कैमरा हटते ही वो रिलेशन गया तेल लेने, ठीक है ना, कैमरे के बाद कोई रिलेशन नहीं। अबे क्या रिलेशन होगा, पार्क में 2 बजे बैठी हुई है, बाप फोन करके पूछ नहीं सकता कि यहां क्या कर रही है 2 बजे, तो ये क्या रिलेशन है? तो ये सब ऐसी की तैसी कर दी है सोसाइटी की। तो ऐसे ड्रामों से आप कभी भी मुतासिर ना हो, और घरों में पाबंदियां लगाओ, अपनी बेटियों को मत दिखाओ, ये बेटियां कल तुम्हारे गिरेबान में हाथ डालेंगी। आपको याद है एक बोल फिल्म आई थी, उसमें एक गरीब बाप दिखाया जिसकी इतनी सारी बेटियां हैं, खाने को रोटी नहीं है, तो बेटी गुस्से में बाप को क्या कहती है, जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया? क्या सिखा रहे हो यार तुम बेटियों को यार? आपका क्या ख्याल है हर घर में चूल्हा जलता है? बहुत से घरों में गुर्बत है। उन सब बच्चियों को बाप के खिलाफ खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? सब बच्चियां, हजारों लाखों बच्चियां बाप के गिरेबान में हाथ डालेंगी। कमबख्त जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों की? क्या हर घर में रोटी होती है? सबसे पहले तो सैयदा फातिमा पे एतराज होता है, हमारे नबी के घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता था। क्या हमारे नबी की बेटी ने नबी से यह कहा कि जब 40 दिन चूल्हा नहीं जलता, खिला नहीं सकते, तो ए अल्लाह के रसूल आपने नस्ल क्यों नहीं रोकी, आपने पैदा क्यों किया हमें? सबसे पहले एतराज तो वहां जाएगा। गुर्बत तो हमारे मुल्क में बहुत है, तो सब ये गिरेबानों में हाथ डालेंगे। आप उसको बताओ, ड्रामे में, फिल्म में ये दिखाना चाहिए था कि बेटा खिला नहीं सकता था, फिर भी अल्लाह ने खिला के तुझे 6 फुट का बना दिया है। इतनी बड़ी कैसे हो गई बगैर खाए? और इतना खाया है कि बाप की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। ये जब ज्यादा खाता है तो इस तरह बोलता है, कम खाने वाले में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, बहुत ज्यादा खाया है। और फिर मैं अगर फिल्म बनाता ना, तो फिर मैं ये भी बोलता उसको, मैं बोलता कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मैं खिला सकता नहीं थी, पैदा कर दिया, लेकिन अब इस गलती की तलाफी हो सकती है। बंदूक लो, मारो अपने आप को खत्म। भाई रिवर्स भी तो ये अमल हो सकता है ना? क्या ख्याल है भाई? आप गलत पैदा हो गए ना, तो जो काम गलत हुआ है उसको, भाई आप आगे निकल गए, मुड़ना आपने यहां था, आप निकल गए, तो यूटर्न लिया जाता है ना भाई, 180 पे वापस। तो आप गलत पैदा हो गए, खाने को है नहीं, पैदा गलत हो गए, कोई बात नहीं है, तो आप ना पैदा हो। ना पैदा होने का मतलब क्या? खत्म। 1 सेकंड आप कह सकते हो मौत की तकलीफ होती है, भाई यूं उठा, रिपोर्ट ये कि ऐसे तकलीफ 1 सेकंड की होगी, मर जाएगा। तो गुर्बत की तकलीफ से तो अच्छा है ना, तो यूं करो, खत्म। तो अगर कोई बेटी बाप को ये ताना देती है ना कि जब खिला नहीं कर सकते तो पैदा क्यों किया, तो बाप को चाहिए, बेटा मुझसे गलती हो गई, ये बंदूक है, ये गोली है, मैं अपने सर पे कत्ल नहीं लेना चाहता, खुद अपने आप को मार दो, 2 मिनट के अंदर खत्म।
آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے غریب خودکشیاں کرتے بھی تو ہیں, خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ امیروں میں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ کس میں ہے؟ ان لوگوں میں ہے جن کی توندیں پھول بھری ہوئی ہیں. جو غریب خودکشی کرتے ہیں نا, وہ غربت کی وجہ سے نہیں کرتے, ان میں برداشت نہیں ہے. تو برداشت تو چاہے مالدار میں یا غریب کسی میں بھی نہیں ہوگی, تو وہ خودکشی کی طرف جائے گا. اور جن میں برداشت ہے وہ 40 دن بھی فاقوں میں گزار دیتے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جو جیلوں میں بند تھے, کئی ہفتے کھانے کو نہیں ملا ان کو. وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے بھوک سے تڑپتے تھے بھوک سے کہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کو ایک دفعہ بسکٹوں کا چورا نظر آ گیا. وہ نہیں بسکٹ کسی نے پنی پھینکی ہوئی تھی, کہہ رہے ہم نے وہ پنی اٹھائی اور چورے کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. 2 بندے تھے جیل میں, بھوک سے کیا حال ہوگا. اور کہہ رہے ہماری یہ حالت تھی کہ ہلا بھی نہیں جا رہا. چورے کے 2 برابر حصے کیے, ایک حصہ یوں کر کے کہتے ہیں میں نے زبان پہ رکھ کے کافی دیر تک چاٹتا رہا کہ نگلنا نہیں ہے فوراً, تاکہ تھوڑا ٹیسٹ آتا رہے. خودکشی بولو نہیں کی. تو جو نہیں کرنا ہوتا نا ایسی بھوک میں بھی نہیں کرتا, اور جو کرنے والے ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی توندے 1000 گز کے بنگلوں میں, اس کے بعد بھی بھنگے سے لٹکے ہوئے صبح دریافت ہوتے ہیں. تو لوگوں کو غربت مہنگائی ختم کرنے کی کوشش کرواؤ, نسل روکنا اور اس طرح کی فلمیں بنانا اور بیٹیوں کو باپ کے خلاف بدتمیز بنانا, ان چیزوں پہ لوگوں کو مت لے کر آؤ. اور آئندہ کوئی ایسا کلپ دکھائے نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی جواب میں تھپڑ مارا, اس پہ نیگیٹو کمنٹس کیا کرو, پوزیٹو کمنٹس نہ کیا کرو. کیونکہ آج یہ ڈرامے والے یہ دکھا رہے ہیں نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی مارا. کل پتہ یہ کیا دکھائیں گے کہ باپ نے بیٹے کو تھپڑ مارا, جواب میں بیٹے نے بھی باپ کو تھپڑ مارا. اس میں بھی لوگ کلیپنگ کر رہے ہوں گے, ویل ڈن. ابھی چونکہ اتنے ماڈرن ہم ہوئے نہیں ہیں, لیکن اس ماڈرنزم کی طرف ہمارا میڈیا ہمیں آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہے. تو کل یہ بھی ابھی سوسائٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی, کل اس کو بھی ایکسپٹ کرے گی اور بولے گی باپ نے تھپڑ مارا تو بیٹا اور باپ کے ایک جیسے انگریزوں کے ایک جیسے رائٹ ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا, لہٰذا بیٹے نے بھی تھپڑ مارا. پھر کل دکھائیں گے ماں نے بیٹی کو تھپڑ مارا, بیٹی نے بھی کھینچ کے تھپڑ مارا, لوگ کلیپنگ کریں گے, ویل ڈن. ایسی ماں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر دکھائیں گے ٹیچر نے, ہمیں تو کالج میں بھی ہم نے ٹیچروں سے تھپڑ کھایا ہے, ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں. میں کالج میں تھا, میرے ٹیچر نے مجھے تھپڑ مارا تھا, ذرا سی بات پہ مارا, غلط کیا, نہیں مارنا چاہیے تھا, لیکن ہمارے ذہن میں تصور بھی نہیں کہ ہم بھی ٹیچر پہ ہاتھ اٹھائیں. اگر اٹھا لیتے میں سمجھتا ہوں موت تک سکون نہیں ملتا, اب تک ضمیر ملامت کرتا کہ یار میں نے کیا ہے, میں ٹیچر پہ ہاتھ اٹھایا. بے سکون ہو جاتا کہ نہیں, جب تک اس کے پاؤں میں گڑگڑا کے معافی نہ مانگ لیتا ہمیں سکون نہیں ملتا. ایک مقام ہے مرتبہ بھائی, اس نے غلط کیا, بلا وجہ تھپڑ مار دیا, لیکن ہم تھپڑ کیسے مارے, ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے یار اپنے ٹیچر پہ ہاتھ اٹھ. لیکن کل میڈیا دکھائے گا کہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ پہ تھپڑ مارا, اسٹوڈنٹ نے کھینچ کے ٹیچر کو, اور کمنٹس میں کیا ہوگی, کلیپنگ. ابھی صرف میاں بیوی کے رشتے کو توڑ رہے ہیں یہ لوگ, کل باپ بیٹے کے رشتے کو بھی توڑیں گے, ماں بیٹی کے رشتے کو بھی توڑیں گے, ساس بہو کے رشتے کی تو ایسی کی تیسی پہلے ہی کر چکے ہیں, کچھ مذہبی اسکالر بھی ان کی باتوں میں آ گئے ہیں. پھر آہستہ آہستہ بہن بھائیوں کے رشتے کو توڑیں گے, پھر آہستہ آہستہ یہ چچا بھتیجے کو, ماموں بھتیجے بھانجوں کے رشتے کو توڑیں گے. پھر پتہ ہے صرف ایک رشتہ انسان کا رہ جائے گا, وہ ہوگا کتا جو گورے کا ہے. گورے کو, کتے کو ہلکا مت سمجھو. یہ کتا, گورا جو کتا لے کے گھومتا ہے, خدا کی قسم یہ بہت سارے میسیجز لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, اگر تم نے پر وقت شادیاں نہیں کی, بچے پیدا نہیں کیے, بڑے چھوٹوں کا ادب نہیں کیا, اپنے خاندانی نظام کو نہیں بچایا, اپنی روایات کو نہیں بچایا, تو تمہیں جو محبت باپ سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی کتے سے ملے گی, جو محبت ماں سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی کتے سے, جو پوتے نواسوں سے ملنی چاہیے تھی اس کا آلٹرنیٹ بھی کتا, جو بہن بھائیوں سے ریلیشن ہونا چاہیے تھا وہ ریلیشن بھی تمہیں کہاں سے ملے گا, کتا. تو ہر چیز کی ذمہ داری کتا اٹھائے گا. میرے بھائی ایک کتے پہ اتنا بوجھ مت ڈالو. تمہیں میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں, کاش یہ باتیں کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائیں کسی طریقے سے. ہم چیخ رہے ہیں, عمل کر کے دکھا دیا بھائی, ہم تو بدعمل لوگ ہیں, لیکن اس میں ہم نے شادیاں بھی کر کے دکھا دی, بچے بھی پیدا کر کے ولاگ میں دکھا. اس لیے مجھے شوق نہیں ہے بچے دکھانے کا, اس لیے دکھا دیے کہ یار ہم بھی تو ہیں نا. لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس پیسہ ہے, ابے جب ہماری شادیاں تھی ہمارے پاس پٹپٹی بائک تھی پرانی سی, میں نے 6 مہینوں کی قسط پہ ایف ایکس خریدی تھی پچکی ہوئی. اس وقت میری 3 بیویاں تھیں, سمجھ رہے ہو, اور 10-11 بچے تو اس وقت بھی تھے. یہ تو بعد میں سستی کا شکار ہوا ہوں میں, اس وقت بھی ہم اسی طرح خوش تھے الحمدللہ. اور ہمارے کوئی اعمال تھوڑی ہیں جس کی وجہ سے ہم خوش ہیں, کوئی اتنے نیک آدمی تھوڑی ہیں. یہ تو بس ایک فطرت سے بغاوت نہیں کی ہم نے. تبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ سدراج نہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. اتنا کچھ بتا دیا, 20 سال سے میں یہ چیخ رہا ہوں کہ نسل بچاؤ, بچے پیدا کرو,
औरत को घर का हाउस वाइफ बनाओ। अब ये कितनी बड़ी मीडिया में बहस चल रही है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो यूं करें। अबे वाइफ होती हाउस है, हाउस में है, हाउस के बाहर जो है वो वाइफ कहां रही? फिर नहीं आई मेरा ख्याल है। वाइफ का मतलब ही हाउस वाइफ ही है भाई। जो हाउस में नहीं है तो फिर हाउस नहीं, वो होटल है। रात को मियां बीवी की मुलाकात होती है, वो होटलों में भी हो जाती है। नहीं आएंगे समझ में, खुदा की कसम बहुत मुश्किल है समझाना। हाउस वाइफ, ये वाइफ का जो लफ्ज है ना, इसमें हाउस घुसा हुआ है, ये वाइफ से अलग नहीं हो सकता। वो पूरी वाइफ है ही नहीं जो हाउस वाइफ नहीं है भाई, वो आधी वाइफ है आधी कुछ और है। तो वाइफ कहां हुई फिर वो? तभी देखो अरबी में बीवी को अहले बैत कहा जाता है। अहले बैत, अहले बैत का मतलब पता है क्या है? बैत घर को कहते हैं, अहल वाला, अहलुल माल माल वाला, अहले कुत्ता कुत्ता वाला। अब ये भी आ गया ना मार्केट में। आप लोगों से यूं मिला करो, पूछा करो आप कुत्ते वाले हो या बीवी बच्चे वाले हो, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि माल कमा के बुढ़ापे में कुत्ता रखना चाहिए या बचपन में जल्द शादी करके बाले होके जल्द शादी करके बीवी बच्चे पालने चाहिए, इस तरह से पोते नवासे पालने चाहिए ये कुत्ता। ये अब एक कॉन्सेप्ट को सोसाइटी में लेकर आओ। ये दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। एक गोरे का कॉन्सेप्ट, वो क्या है? सारे गोरे ऐसे नहीं होते, लोग नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं नहीं वहां भी बड़ी बड़ी फैमिली है। मैं मुझे पता है बड़ी बड़ी वहां भी फैमिलियां हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से क्या हो रही है, है अभी भी वहां भी खानदानी लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। हम इतने बेवकूफ है नहीं जितना आप हमें लोग कहते हैं। एक हफ्ता मुफ्ती साहब अमेरिका रहकर आए हैं, रिपोर्टें ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे पूरी जिंदगी अमेरिका में गुजरी हो। भाई हम अमेरिका एक हफ्ता रहे हैं, लेकिन गोरों के मुल्कों में एक हफ्ता नहीं रहे। बहुत सारे मुल्कों में बहुत दफा बहुत सारे हफ्ते रहे हैं। तो कल्चर सबका क्या है? घरों के अंदर की पोजीशन सबकी एक जैसी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हांगकांग हो। नहीं आ रही मेरे ख्याल है खोपड़ी में बात। तो इसलिए तो वो क्या कह रहा था मैं, बातें इधर उधर बहुत हो रही हैं यार, आज बहुत ही ऊटपटांग किस्म का बयान चल रहा है। यानी ऊटपटांग मतलब बेतरतीबी से चल रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपको देख के मुझे अहमद दिख रहा, तो नाराज नहीं हुई मजाक। तो क्या कह रहा था मैं, अभी जो आखिरी बात चल रही थी वो तो हो गए ना, कुत्ते से पहले क्या बात चल रही थी? हाँ, अहले बैत की बात कर रहा था ना, कि वाइफ तो होती ही हाउस है भाई। हाउस का लफ्ज वाइफ की डेफिनेशन में घुसा हुआ है। तो अब देखो अरबी में घर वालों को अहले बैत कहा जाता है, बीवी को। तभी कुरान कहता है ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुत्तहिरकुम अहलल बैत, ए अहले बैत, अल्लाह चाहता है तुम्हें हर बुराई से पाक कर दे। तो यहाँ अहले बैत से नबी की बीवियां मुराद है। तो बीवियों को अल्लाह ने क्या कहा? अहले बैत। अहल माना वाला, बैत माना घर, तो अहले बैत घर वाला या घर वाली। तो अरबी में बीवी को कहते क्या है? घर वाली। इसका मतलब घर वाली और बीवी एक ही चीज के दो नाम है, समझ रहे हो? इसी तरह उर्दू में भी घर वाली कहते हैं। यार मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, कहते हैं ना घर वाले, तो मतलब वो जो घर में रहते हैं, वो बीवी और छोटे बच्चे रहते हैं घर में। बड़े बच्चे तो निकल जाते हैं, कोई अमेरिका कोई जापान कहां चले जाते हैं। तो अगर वो घर वाली ही नहीं है तो फिर इट मीन्स वो बीवी होने का उसमें उनसर है ही नहीं। इसलिए भाई घरेलू औरतों से निकाह किया करो मेरे भाई ना, समझते हो? मत मुतासिर हो इन लिबरल और सेकुलर लोगों के नारों के। ये बज़बान हाल कह रहे होते हैं, खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये ना औरतों के हुकूक के अलंबरदार हैं, ना मर्दों के हुकूक के अलंबरदार हैं। इनके पास ना औरत के हुकूक है ना आदमियों के हुकूक। ये सब के हुकूकों की ऐसी की तैसी कर दी।